27 जनवरी 2024 को भारत के किस चित्रकार का निधन हो गया? गोगी सरोज पाल का। 27 जनवरी 2024 को भारत के किस चित्रकार का निधन हो गया? गोगी सरोज पाल का। गोगी सरोज पाल का निधन कब हुआ? 27 जनवरी 2024 को। गोगी सरोज पाल का निधन कब हुआ? 27 जनवरी 2024 को। गोगी सरोज पाल का जन्म कब हुआ? 27 जनवरी 2024 को। वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी था। वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी था। रेम्ब्रांड। वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी था। रेम्ब्रांड। जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता कौन था? रेम्ब्रांड था। जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता कौन था? रेम्ब्रांड था। जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता कौन था? रेम्ब्रांड था। जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता कौन था? रेम्ब्रांड था। कौन था? तीसरे पाइए। हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किया? प्रश्न संख्या 3। हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किया? हरेन दास एचिंग का प्रयोग किए, वुड ग्रेविंग का किए, सेरीग्राफ अर्थात सभी का किए। हरेन दास अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किए? एचिंग एवं एक्वाटिंट का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। एचिंग में एवं एक्वाटिंट का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। वुड इनग्रेविंग का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। वुड इनग्रेविंग का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया? हरेन दास ने। एचिंग एवं एक्वाटिंट, वुड इनग्रेविंग, सेरीग्राफ बराबर हरेन दास। एचिंग एक्वाटिंट, वुड इनग्रेविंग, सेरीग्राफ बराबर हरेन दास। एचिंग एक्वाटिंट, वुड इनग्रेविंग, सेरीग्राफ बराबर हरेन दास। मित्रों नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस बुक भाग 3। 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आज हम लोग जो है पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। किसका? राकेश गोस्वामी भाग 4। राकेश गोस्वामी भाग 4 कंप्लीट हो चुका है। जो न देखे हों या जिनका छूटा हो कि 2-4 देखे हों बाकी न देखे हों, प्ले लिस्ट बन गया है। किस नाम से? राकेश गोस्वामी के नाम से। राकेश गोस्वामी, एक गोस्वामी पूरा पढ़िएगा। गोस्वामी भाग 4 के नाम से प्ले लिस्ट में है। किस में है? प्ले लिस्ट में जाके आपको देख लेना कहाँ है। प्ले लिस्ट बन गया है, उसमें जाके आप लोगों को देख लेना है। और ये 20 जो है आप लोग जाके उसको जरूर देखिए मित्रों, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आज कौन सा स्टार्ट है? राकेश गोस्वामी भाग 3। 4 तो कंप्लीट हो गया है। आज क्या चल रहा है? भाग 3 का पहला। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग चौथा देखते हैं क्वेश्चन। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। 4 नंबर। मैथियास ग्रूनवाल्ड। मैथियास ग्रूनवाल्ड, मैथियास ग्रूनेवाल्ड या ग्रूनवाल्ड भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। मैथियास ग्रूनेवाल्ड। मैथियास ग्रूनेवाल्ड। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। कौन था? मैथियास ग्रूनेवाल्ड।
मैथियास ग्रूनेवाल्ड कैसा चित्रकार था? ये ईसा मसीह के जो दुखदाई या पीड़ा युक्त जो भाव थे वो चित्र नहीं बनाता था, उस प्रकार का। 5वां का ये किस मिथिला मधुबनी कलाकार को 2024 का पद्मश्री अलंकरण दिया गया? 5वें पाइए, शांति देवी को। किसको दिया गया? शांति देवी को। शांति देवी को। किस मिथिला मधुबनी कलाकार को 2024 का पद्मश्री अलंकरण दिया गया? शांति देवी को। 2024 का पद्मश्री अलंकरण मिथिला मधुबनी का किसको दिया गया? शांति देवी को। मिथिला मधुबनी कलाकार 2024 पद्मश्री अलंकरण किसे दिया गया? शांति देवी को। मिथिला मधुबनी कलाकार 2024 पद्मश्री अलंकरण किसे दिया गया? शांति देवी को। मिथिला मधुबनी कलाकार 2024 को पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? शांति देवी को। मिथिला मधुबनी कलाकार 2024 पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? शांति देवी को। मिथिला मधुबनी कलाकार 2024 पद्मश्री अलंकरण सम्मान किसे दिया गया? शांति देवी को। इस क्लास की यही विशेषता है मित्रों, याद हम करवाते हैं, आपको रीडिंग और रिवीजन यहाँ नहीं होता। क्या ये फटाफट रिवीजन कर लीजिए। जिसको पढ़ना है उसे धैर्य रखना पड़ेगा मेरे साथ, चाहे जितनी तेजी से आप लोग भागिए, लेकिन जो पेशेंस पूर्वक हम 4 के चारों प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बाकी और भी हम कंटेंट आपको याद कराएंगे, एग्जाम के पहले चारों करवा देंगे। और इतने नहीं, हम आपको राकेश गोस्वामी की जो है वन लाइनर बुक भी पूरा याद कराएंगे। जो जुड़ा रहा वो सफल निश्चित होगा हमारे साथ। यहाँ भागने और दौड़ने पर जो है हम विश्वास नहीं रखते, एक एक क्वेश्चन को याद करवाते हैं, और याद जो करेगा एक एक क्वेश्चन पे जो काम करेगा सफल वही होता है। आइए आगे देखते हैं। राम किंकर के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे, देखी नाई फिरे, देखी नाई फिरे क्या है? देखी नाई फिरे, फिर मुड़कर नहीं देखा उपन्यास धारावाहिक प्रकाशित हुआ, एक उपन्यासकार कौन है? देखी नाई फिरे का उपन्यासकार कौन है? 6 पे आइए, समरेश बसु। समरेश बसु। देखी नाई फिरे उपन्यासकार कौन है? समरेश बसु। देखी नाई फिरे का उपन्यासकार कौन है? समरेश बसु। देखे नाई फिरे का उपन्यासकार कौन है? समरेश बसु। देखी नाई फिरे का उपन्यास कौन है? समरेश बसु। देखी नाई फिरे का उपन्यास कौन है? समरेश बसु। देखी नाई फिरे उपन्यास किसके ऊपर आधारित है? राम किंकर के जीवन पर। देखे नाई फिरे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? राम किंकर बैस के। देखी नाई फिरे उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? राम किंकर बैस के। देखी नाई फिरे किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? राम किंकर बैस के। किसका उपन्यास है? समरेश बसु का। किसका उपन्यास है? समरेश बसु का। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? 7वां, यामिनी राय ने। यामिनी राय ने। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? यामिनी राय। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? यामिनी राय ने। यामिनी राय ने। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? यामिनी राय। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? यामिनी राय। भारत में किस चित्रकार ने समतली रूप से टेम्परा रूप में रंग लगाया? यामिनी राय ने। 8वां आइए मित्रों, यहाँ इस क्लास की विशेषता है कि यहाँ भूलना मना है, यहाँ भूलना मना है। और क्लास के बाद जो है 125 क्वेश्चन में आपको कितना मिलता है? यहाँ 125
पूरा आप लेकर जाते हैं। बाकी कहीं भी क्लास कर लीजिए, 125 में अगर 50 से ज़्यादा लेकर जाते हो तो गुलामी बजा दूँ। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख था। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन था? जी.आर. संतोष थे। कौन थे? जी.आर. संतोष थे। कौन थे? जी.आर. संतोष थे। कौन थे? जी.आर. संतोष थे। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन था? जी.आर. संतोष थे। 50वें दशक के नव तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख कौन था? जी.आर. संतोष थे। तंत्रवादी शिल्प कौन था? जी.आर. संतोष। नवीन तंत्रवादी शिल्पकार कौन था? जी.आर. संतोष। नवीन तंत्रवादी शिल्पकार था जी.आर. संतोष। अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाला पहला कलाकार कौन था? अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाला पहला कलाकार कौन था? 9वां पाइए, जेम्स मैकलीन व्हिसलर। जेम्स मैकलीन व्हिसलर। जेम्स मैकलीन व्हिसलर। अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाला कलाकार कौन था? जेम्स मैकलीन व्हिसलर। कौन था? जेम्स मैकलीन व्हिसलर। अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? जेम्स मैकनील व्हिसलर थे। अपने मौलिक प्रिंट पर अपना हस्ताक्षर करने वाला पहला कलाकार कौन था? जेम्स मैकनील व्हिसलर। अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाला कलाकार कौन था? जेम्स मैकनील व्हिसलर। अपने मौलिक प्रिंट पर अपना हस्ताक्षर करने वाला पहला कलाकार कौन था? जेम्स मैकनील व्हिसलर। याद हुआ कि नहीं? जब तक याद नहीं होगा तब तक यहीं जो है घुटारते रहेंगे। तख्ती पहले घुटार कौन कौन घुटारा है जरा कमेंट करिए। हम लोग तो भैया तख्ती घुटारे हैं। घुटारना क्या होता है जरा बताइएगा, आप लोग कलाकार बनने जा रहे हैं। तख्ती को घुटारा कैसे जाता था और तख्ती घुटारने का मतलब क्या होता है? प्राइमरी में खूब घुटार घुटार के चमकाया जाता था। जिसको अपना बचपन याद आ गया हो तो जरूर कमेंट करिए मित्रों। तख्ती घुटारा कैसे जाता था और किससे घुटारा जाता था, और तख्ती घुटारने का मतलब क्या है? 10वां माइए, त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? त्रिमूर्ति एलिफेंटा से प्राप्त हुई। त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? एलिफेंटा से। त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? एलिफेंटा से। त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? एलिफेंटा से। त्रिमूर्ति बराबर एलिफेंटा। त्रिमूर्ति बराबर एलिफेंटा। त्रिमूर्ति बराबर एलिफेंटा। 11 पाइए, एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। एक्सप्रेसनिस्ट शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1911 में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1911 ईस्वी में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1911 ईस्वी में। कब किया गया? 1911 ईस्वी में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1911 ईस्वी में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1911 ईस्वी में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1911 में। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का प्रयोग पहली बार बराबर 1911। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द बराबर 1911। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द बराबर 1911। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द बराबर 1911। 12 पाइए, वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर और द किस नामक दो श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प बनाए। कौन बनाया बताइए? वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने थिंकर, द किस और द थिंकर नामक दो श्रेष्ठ मूर्तियां बनाई। रोदा थे। कौन थे? रोदा थे। द थिंकर बराबर रोदा। द थिंकर बराबर रोदा। द किस बराबर रोदा। द किस बराबर रोदा। द किस बराबर रोदा। द थिंकर मूर्ति किसकी है? रोदा की है। द थिंकर मूर्ति किसकी है? रोदा की है। द थिंकर मूर्ति किसकी है? रोदा की है। द किस मूर्ति किसकी है? रोदा की है। द किस मूर्ति किसकी है? रोदा की है। आगे चले मित्रों, 13 नंबर पाइए। 13 नंबर, 18वीं शताब्दी में
इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। किसने की? विलियम होगार्थ ने। किसने की? विलियम होगार्थ ने। 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की? विलियम होगार्थ ने। नैतिक चित्र कहाँ बनते थे? इंग्लैंड में। नैतिक चित्र कहाँ बनते थे? 8वीं सदी इंग्लैंड में। नैतिक चित्र कहाँ बनते थे? 8वीं सदी इंग्लैंड में। नैतिक चित्र कहाँ बनते थे? 18वीं सदी इंग्लैंड में। 14 किसके चित्रों का विषय था? पुरुषों की समलैंगिकता। पुरुषों की समलैंगिकता किसका था? भूपेन खक्कर का था। किसका था? भूपेन खक्कर का था। किसका था? भूपेन खक्कर साहब का था। पुरुषों की समलैंगिकता किसका था? भूपेन खक्कर का था। 15 पाइए। निम्न में से एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे। कौन थे? राम कुमार थे। कथाकार कौन थे? राम कुमार थे। एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे। राम कुमार थे। एक चित्र के साथ साथ कथाकार कौन था? राम कुमार था। एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी था। राम कुमार थे। 16 पाइए। नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था? नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार पीटर मोद्रियान था। कौन था? पीटर मोद्रियान था। कौन था? पीटर मोद्रियान था। नियोप्लास्टिसिज्म का चित्रकार कौन था? पीटर मोद्रियान था। नियोप्लास्टिसिज्म का चित्रकार कौन था? पीटर मोद्रियान था। नियोप्लास्टिसिज्म बराबर पीटर मोद्रियान। नियोप्लास्टिसिज्म बराबर पीटर मोद्रियान। नियोप्लास्टिसिज्म बराबर पीटर मोद्रियान। नियोप्लास्टिसिज्म बराबर पीट मोद्रियान। 17 नंबर पे आइए फटाफट। थोड़ा पढ़ने में बड़ा दिखेगा, दिख भी रहा है। इत्मीनान से इस प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, फिर उत्तर देना चाहिए। ठीक। मुंबई सर जे आर्ट स्कूल में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा। ध्यान दीजिए, चित्रांकन कहाँ सीखा? मुंबई के जे आर्ट स्कूल में। फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त की। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनकी पहचान करिए। अब बताइए, इतना लंबा चौड़ा भैया कौन आदमी था? उदय शंकर भट्ट थे। कौन थे? उदय शंकर भट्ट थे। कौन थे? उदय शंकर भट्ट थे। ध्यान दीजिए, नृत्य कलाकार साथ में जुड़ जाएगा। कहाँ? मुंबई के सर जे स्कूल आर्ट में चित्रांकन सीखा। रॉयल कॉलेज में चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। ठीक। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। कौन थे? उदय शंकर थे। कौन थे? उदय शंकर थे। नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए उदय शंकर। नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए उदय शंकर। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए उदय शंकर। एक कनेक्ट होइए ना किसी से, फिर भूलेगा नहीं। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक, द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? द थिंकिंग आई नामक पुस्तक पाल क्ली के है। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? पाल क्ली की है। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? पाल क्ली की है। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? पाल क्ली की है। 19 पाइए। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? कृष्णा रेड्डी। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? कृष्णा रेड्डी। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाना जाता है? कृष्णा रेड्डी। 20 पाइए। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कार्डर व लिन
चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप क्या है? 20 नंबर पाइए, काइनेटिक आर्ट है। क्या है? काइनेटिक आर्ट है। प्रकाश और ध्वनि 20 पाइएगा, ध्यान से सुनिए। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर काल्डर, लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप क्या था? काइनेटिक था। क्या था? काइनेटिक था। क्या था? काइनेटिक था। अलेक्जेंडर काल्डर व लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप क्या था? काइनेटिक आर्ट था। ध्यान दीजिएगा। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर काल्डर व लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप क्या है? काइनेटिक आर्ट है। अलेक्जेंडर काल्डर व चैडविक, डायरेक्ट ऐसे याद करो, अलेक्जेंडर काल्डर व लिन चैडविक का कला स्वरूप क्या था? के कला का स्वरूप क्या था? के कला का स्वरूप क्या था? काइनेटिक आर्ट था। अलेक्जेंडर काल्डर, लिन चैडविक बराबर काइनेटिक आर्ट। आगे चले मित्रों। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? 21 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? किन रंगों का? विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे? विंसर न्यूटन का। इसे याद करो पहले। अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? विंसर न्यूटन का। अवनींद्रनाथ टैगोर बराबर विंसर न्यूटन। अवनींद्रनाथ टैगोर रंग बराबर विंसर न्यूटन। अवनींद्रनाथ टैगोर रंग बराबर विंसर न्यूटन। ये सब याद रहेगा ना तो अपने आप आंसर आ जाएगा। एचिंग, एचिंग, एचिंग क्या है? एचिंग बताइए। ये तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है यार। इसको छोटा करना पड़े आप लोगों को, तब फिर यार इतना बड़ा प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं आता है, रियर में। ठीक। एचिंग ध्यान दीजिए। एचिंग है मतलब एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? ऐसे देखो, ये पहला ही इसका उत्तर है। अब आप लोगों को हम बड़ा कर दे रहे हैं जिससे ये न समझ में आपको आ जाए एचिंग क्या। ठीक। तांबे के पात्र पर एचिंग क्या है? इसका आंसर यही पहला है। ठीक। तांबे के पात्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस धातु की नुकीली सुई से छवि बनाकर एसिड डुबाकर उस पर पुनः धातु की सुई ताकत लगाकर फिरने से तांबे की धातु का कुछ अंश खुरचकर अलग हो जाता और उस पर गहरी रेखा खुद जाती। इससे यह तो छवि बन जाती है अथवा कोई डिजाइन उभर आती है। ठीक। उसे क्या है? एचिंग है। क्लियर मित्रों? चलिए आगे। ये समझने वाला था, याद करना होगा तो हम उसको याद करवाएंगे। ठीक। आप लोग देखिए प्रश्न। उन्नीस सौ चौवन में 23 नंबर पाइए। कहाँ? 1954 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? सांस्कृतिक मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? 23 संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी। ठीक। 1954 में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की। ये तो क्लियर है मित्रों, कोई याद करना नहीं है।
24 नंबर पाइए। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली कौन सी है? 24 पाइए। मुगल तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी? मुगल शैली और यूरोपीय शैली जब मिलते हैं तब क्या बनती है? कंपनी शैली। सबको पता है, मुगल और यूरोप की शैली जब मिली तब कौन सी शैली बनी? कंपनी शैली। ठीक, आइए 25 पे। बर्निंग ऑफ डार्कनेस किसका चित्र है? बर्निंग ऑफ डार्कनेस किसका चित्र है? निकोलस रोरिक का। किसका चित्र है? निकोलस रोरिक का। किसका चित्र है? निकोलस रोरिक का। बर्निंग ऑफ डार्कनेस किसका चित्र है? निकोलस रोरिक का है। बर्निंग ऑफ डार्कनेस चित्र किसका है? निकोलस रोरिक का है। बर्निंग ऑफ डार्कनेस चित्र बराबर निकोलस रोरिक। बर्निंग ऑफ डार्कनेस चित्र बराबर निकोलस रोरिक। बर्निंग ऑफ डार्कनेस चित्र बराबर निकोलस रोरिक। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? 26। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। वही नर्तकी मूर्ति। 27 पाइए। अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ कब हुआ? 1968 में हुआ। प्रारंभ कब हुआ? 1968 में। त्रिनाले का प्रारंभ कब हुआ? 1968 में। त्रिनाले का प्रारंभ कब हुआ? 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ कब हुआ? 1968 में। ठीक, आगे चलें। 28। दिल्ली के निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विमान सुंदरम की पत्नी थी। विमान सुंदरम की कौन पत्नी थी? 28 पाइए। गीता कपूर थी। विमान सुंदरम कौन पत्नी थी? गीता कपूर थी। विमान सुंदरम की कौन पत्नी थी? गीता कपूर की। गीता कपूर थी। आगे चलें। 29 पाइए। पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी थे। पंजाब विश्वविद्यालय का वह प्राध्यापक कौन सा जो कला इतिहासकार भी है? बी.एन. गोस्वामी। कौन है मित्रों? बी.एन. गोस्वामी। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक कौन थे? बी.एन. गोस्वामी। पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और कला इतिहासकार भी थे। कौन थे? बी.एन. गोस्वामी। कौन थे? बी.एन. गोस्वामी। 30 पाइए। तत्कालीन ब्रितानी अकादमी चित्रकला से कौन प्रभावित था? 30 पे। राजा रवि वर्मा थे। कौन थे मित्रों? राजा रवि वर्मा। तत्कालीन ब्रितानी अकादमी चित्रकला से कौन प्रभावित था? कौन प्रभावित था? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा थे, सबको पता है इतना। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? 31 पाइए। चीनी प्रभाव है। बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? चीनी प्रभाव है। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? चीनी प्रभाव है। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? चीनी प्रभाव है। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? चीनी प्रभाव है। मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव है? चीनी प्रभाव है। किसने रविंद्रनाथ की कार्टून कुटुम डूडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की लहर बताया है? तो पूरा नहीं दिख रहा है, बताइए। 32 पाइए। 32।
नंदलाल बोस ने। किसने कहा? नंदलाल बोस ने कहा था। किसने रविन्द्रनाथ की काट-कूट डूडलिंग वाली कला को बच्चों के बहलाने वाली लोरी की लहर बताया? नंदलाल बोस ने बताया था मित्रों। इसको बहुत। तुजुके बाबरी का लेखक कौन था? तुजुके बाबरी का लेखक कौन था? बाबर था। तुजुके बाबरी का लेखक कौन था? बाबर था। तुजुक-ए बाबरी के लेखक कौन था? बाबर था। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है? बताइए। अनवर-ए-सुहेली। अनवर-ए-सुहेली नाम से। किस नाम से? अनवर-ए-सुहेली। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? अनवर सुहेली नाम से किया गया। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? अनवर सुहेली नाम से किया गया। मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? अनवर सुहेली नाम से किया गया। 35 पाइए। चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में पूर्ण यौवन व विकास को प्राप्त हुआ? 35 पाइए। जहांगीर के समय में पूछ रहा है स्वर्णकाल कब हुआ है? जहांगीर के समय में मित्र हो गया था। ठीक। अकबर के समय में सारी कलाएं अपने धीरे धीरे उन्नत की ओर अग्रसर थीं और चरमोत्कर्ष किस पर पहुंची? जहांगीर के समय में। चरमोत्कर्ष कब हुआ? जहांगीर के समय में। चरमोत्कर्ष कब हुआ? जहांगीर के समय में। यहाँ तक कहने की तात्पर्य यही है। ठीक। आगे चलें। 36 पाइए। जी ये तो भग रहा है। 36 पाइए। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रदर्शनी। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की हुई। 1930 पेरिस में किसकी प्रदर्शनी आयोजित हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। 1930 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी पेरिस में किसका आयोजन हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर का। पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में किसने आयोजित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पहली प्रदर्शनी किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 पेरिस में आयोजित हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। याद हुआ कि नहीं मित्रों? याद तो यहीं करवा के भेजते हैं। यहाँ इस क्लास की क्या विशेषता है? भूलना मना है। 37 पाइए। प्रेमचंद के सुपुत्र वह कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे, कौन थे बताइए? 37 पाइए। श्रीपत राय थे। कौन थे? श्रीपत राय थे। प्रेमचंद के सुपुत्र भी थे। प्रेमचंद के सुपुत्र व कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे, श्रीपत राय थे। प्रेमचंद के सुपुत्र कौन थे? श्रीपत राय थे। प्रेमचंद के सुपुत्र कौन थे? श्रीपत राय थे। प्रेमचंद के सुपुत्र कौन थे? श्रीपत राय थे, जो कहानी पत्रिका के संपादक और कुशल चित्रकार भी थे। ठीक। 38। किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? किसकी आंखें, किस कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? आनंदी प्रसाद बादल। आनंदी प्रसाद बादल की कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं। यार 1 मिनट रुको यार, तो हमको शक हो रहा है। 1 मिनट रुकिए। मैं सही हूँ? सही हूँ तो एक बार चेक करने में क्या जा रहा है ना? क्यों? 38 नंबर, 38 का 37 नंबर है। 37 का नहीं, सही लग रहा है, सही है। ठीक है। वही एक बार ना वो पत्रकार पूछे मनमोहन जी से कि ऐसा है मनमोहन जी, 32 दूना कितना होता है? कहें होता तो 64 है,
लेकिन सोनिया जी से पूछ लेने में क्या हर्ज है कि 64 ही होता है, कितना वो चाहती हैं। तो वही हाल है ना हमारा कि भैया ज़रा देख लो सही है गलत है। आगे चलें। किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? 1 मिनट रुक, फिर से यार 30 नंबर हमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। तो मैंने कहा ना वही मनमोहन जी वाली बात कि एक बार पूछ लेने में या एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। तो ये सही है, आनंदी प्रसाद बादल ही हैं। कौन है? आनंदी प्रसाद बादल। किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? आनंदी प्रसाद बादल की। किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी हैं? आनंदी प्रसाद बादल के। किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियाँ जैसी हैं? आनंदी प्रसाद बादल के। सही है। याद हो रहा हो तो, जिसको याद ना हो रहा तो हाथ उठाए। और जिसको याद हो गया हो वो अपना बायां हाथ उठा दे। 39 ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया? ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात किसने किया? पिकासो ने। ब्लू पीरियड बराबर पिकासो, ब्लू पीरियड बराबर पिकासो, ब्लू पीरियड बराबर पिकासो। 40 पे। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ का रचनाकार कौन है? E.B. हेब्बल हैं। इंडियन पेंटिंग स्कल्पचर एंड पेंटिंग का रचनाकार कौन है? E.B. हेब्बल हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ का रचनाकार कौन है? E.B. हेब्बल हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ का रचनाकार कौन है? E.B. हेब्बल हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ बराबर E.B. हेब्बल। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक बराबर E.B. हेब्बल। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक बराबर E.B. हेब्बल। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग का पुस्तक किसका है? E.B. हेब्बल का है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक किसकी है? E.B. हेब्बल की है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक किसकी है? E.B. हेब्बल की है। 41 पे चलें। द एक्रोबेटस फैमिली विथ अ मंकी सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? 31 नंबर पाई, 41 पाइए। पिकासो ने बनाया। किसने? पिकासो ने। किसने बनाया? पिकासो ने। ओहो, तो भग रहा है यार। किसकी है? पिकासो की है। द एक्रोबेटस फैमिली विथ अ मंकी प्रसिद्ध चित्र किसका है? पिकासो का है। द एक्रोबेटस फैमिली विथ अ मंकी चित्र किसका है? पिकासो का है। द एक्रोबेटस फैमिली विथ अ मंकी बराबर पिकासो। द एक्रोबेटस फैमिली विद अ मंकी बराबर पिकासो। द एक्रोबेटस फैमिली विद अ मंकी बराबर पिकासो। आगे चलें। 42 कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर एक कृतियाँ। जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन, जिसने भी कहा अभी आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा कहा है। सोचिए, कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर एक कृतियाँ। मौन भौतिकता, मौन भौतिकता क्या? मौन भौतिकता धरोहर की एक कृतियाँ। जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है, जितना उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। यह कथन किसका है? यह कथन रोजनबर्ग हेराल्ड का है। यह कथन किसका है? रोजनबर्ग हेराल्ड का है। उतना ही वक्तव्य अधिक है, पकड़ लीजिए इसको। उतना ही वक्तव्य अधिक है किसमें? जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। किसका कथन है? रोजनबर्ग हेराल्ड का है। रोजनबर्ग हेराल्ड का है। जितना ही उनमें दृष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। किसका कथन है? रोजनबर्ग हेराल्ड का है। ठीक, याद हुआ?
तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किसने अंकित किया है? तप्ती धीरे धीरे छोटा हो जाता है यार, कहाँ से? 43। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किसने अंकित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। किसने अंकित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किसने अंकित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किसने अंकित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किस माध्यम से बना है? कागज पर वाश व टेम्परा। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य चित्र किस माध्यम में बना है? कागज पर वाश व टेम्परा। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। तैल माध्यम है तुल्किया बनाई जाती है। 44 पाइये। सूकर के बालों से। सूकर के बालों से। सूकर के बालों से। ठीक, किसके? सूकर के बालों से है। अरे जी, कहाँ भग जा रहे? तुमको तो हम लोग पकड़ने के लिए पीछे पड़े हैं और तुम्हें भग जा रहे हो। लक्ष्मी किसका चित्र है? लक्ष्मी 47 पाइये। लक्ष्मी किसका चित्र है? क्षितिनाथ मजूमदार का है। लक्ष्मी किसका चित्र है? क्षितिनाथ मजूमदार का है। लक्ष्मी चित्र किसका है? क्षितिनाथ मजूमदार का है। लक्ष्मी चित्र किस माध्यम पे बना है? कागज टेम्परा। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ भूलना मना है। यहाँ जो है रीडिंग रिवीजन नहीं, यहाँ सीधे याद कराया जाता है, ठोंक बजा के पीट के तराशा जाता है। हैं? ठीक। 48। तर्पण का चित्रकार कौन है? तर्पण का चित्रकार मुकुल चंद्र डे हैं। तर्पण का चित्रकार कौन है? मुकुल चंद्र डे। तर्पण का चित्रकार कौन है? मुकुल चंद्र डे। तर्पण का चित्रकार कौन है? मुकुल चंद्र डे। तर्पण चित्र किस माध्यम बना है? कागज पर वाश व टेम्परा माध्यम बना है। तर्पण चित्र किस माध्यम पर बना है? कागज पर वाश टेम्परा में बना है। तर्पण चित्र किस माध्यम में बना है? कागज पर वाश व टेम्परा माध्यम में बना है। तर्पण चित्र किस माध्यम बना है? कागज पर वाश व टेम्परा माध्यम में बना है। 49। किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से अवशेषित हैं? 49। केजी सुब्रमण्यन। केजी सुब्रमण्यन। किसके प्रारंभिक टेराकोटा, यहीं पकड़िए शब्द, टेराकोटा उभार कार्य चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूपक हिंस भाव से अवशोषित हैं? केजी सुब्रमण्यन के। केजी सुब्रमण्यन के। किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य, टेराकोटा उभार कार्य चित्र युद्ध के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव को अवशोषित करता है? किसका चित्र है? केजी सुब्रमण्यन का। चलिए आगे। 50 पाइये। कौन कालीघाट चित्रण की सुन्नम में लेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? कौन कालीघाट चित्रण की सुन्नम में लेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे? यामिनी राय प्रभावित हुए थे। यामिनी राय प्रभावित हुए थे। यामिनी राय प्रभावित हुए थे। कालीघाट चित्रण से कौन प्रभावित हुआ था? यामिनी राय। कालीघाट चित्रण की सुलेखन रेखाओं से कौन प्रभावित हुआ था? यामिनी राय। कालीघाट चित्रण की सुन्नम में सुलेखन रेखा से प्रभावित कौन हुआ था? यामिनी राय प्रभावित हुए थे। कृष्ण और बलराम किसका चित्र है? कृष्ण और बलराम यामिनी राय का चित्र है। कृष्ण और बलराम किसका चित्र है? यामिनी राय का। किसका चित्र है? यामिनी राय का। कृष्ण और बलराम किसका चित्र है? यामिनी राय का। कृष्ण और बलराम चित्र बराबर यामिनी राय। कृष्ण और बलराम चित्र बराबर यामिनी राय। कृष्ण और बलराम चित्र किस माध्यम में है? कैनवास पर टेम्परा माध्यम। कृष्ण और बलराम चित्र किस माध्यम पर बना है? कैनवास पर टेम्परा माध्यम में। कृष्ण और बलराम चित्र बराबर कैनवास पर टेम्परा। चित्रकार कौन है? यामिनी राय हैं। 52। निम्नांकित में से किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग किया गया? निम्नांकित में से किस काल में
संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। 52 पे मिस्री कला, मिस्त्री कला है, क्या है मिस्त्री कला। किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ? मिस्त्री कला में। किस काल में मिस्री कला है? किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ? मिस्री कला में। किस काल में संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ? मिस्री कला में। संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग कब हुआ? मिस्री कला में। संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ मिस्री कला में। संकीर्ण रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ मिस्री कला में। अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है? फिर से समझिए 53। अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है? 53 गुफा संख्या 4 में। अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है? किसमें? गुफा संख्या 4 में। गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है, गुफा संख्या 4 में। अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा है, गुफा संख्या 4 में है। किसमें है? गुफा संख्या 4 में है। किसमें है? गुफा संख्या 4 में है। किसमें है? गुफा संख्या 4 में। 53 आगे चलें। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? 54 पाइए। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी कहाँ मित्रों? कैमूर की पहाड़ी। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? कैमूर की पहाड़ी। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? महामहेश का चित्र लंबाई चौड़ाई क्या है? 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा है। महामहेश का चित्र लंबाई क्या है, आकार क्या है? 10 × 6 फीट है। महामहेश का चित्र किस आकार में है? 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा। महामहेश चित्र का जो है लंबाई चौड़ाई क्या है? 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा है। 55 नंबर पाइए फटाफट। कितना? 55 नंबर। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। महामहेश का चित्र कहाँ अंकित है? होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में। 56 पाइए। मित्रों उद्देश्य हमारा ये है कि एक बार जब याद हो जाएगा ना, जब आप कहीं भी आप टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, कहीं भी कुछ करिए, फिर आप जैसे प्रश्न पढ़ेंगे ना, इसके बाद उत्तर आपके मन में तुरंत आ जाएगा। लेकिन जब एक बार 9-10 हज़ार क्वेश्चन आप रट्टा मार डालिए, तब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करे कैसे। आप हमारे साथ हमारे वॉइस से कनेक्ट रहिए। हम आपको 90 प्रैक्टिस सेट चारों बुक मिलाकर राकेश गोस्वामी की 90 प्रैक्टिस सेट है। हम 90 प्रैक्टिस सेट आपको याद करवा देंगे। इसके बाद रिवीजन कराएंगे। रिवीजन कैसे होगा उसके बाद आप देखिएगा दोनों मंत्र। ये तो अभी याद करवा रहे हैं, रिवीजन कैसे होगा दोनों मंत्र, तब आपको लगेगा रिवीजन ऐसे नहीं ऐसे होता है। ठीक। 56 पे आइए। रिवीजन कौन करवाता है जी? वो तो स्क्रॉल सब करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। रिवीजन बताएंगे कैसे होता है। 56 गायिकाएं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित है? गायिकाएं बाघ की संगीत मंडली जिसे कहते हैं, बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं।
किसके सामने? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं। ठीक, आगे चलिए। गायिकाएं चित्र कहाँ है, किस गुफा में है? बाघ की चौथी गुफा में है। गायिकाएं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं। गायिकाएं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं। गायिकाएं संगीत मंडली बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं। गायिकाएं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? चौथी गुफा के सामने चित्रित हैं। आगे चलें। 57 पाइए। पूर्व मध्यकालीन कला की विशेषता नहीं है। ध्यान देना, पूर्व मध्यकालीन कला किसे कहते हैं? पाल और जैन में कौन सी विशेषता नहीं है? पाल जैन में कौन सी विशेषता नहीं है? आइए देखें। 57 विशेषता नहीं है। चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है। नहीं है, नहीं है। चित्र लय तथा गतिपूर्ण है। ठीक, चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव, चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव नहीं है। जो नहीं है वही सही। चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव। पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता नहीं है? सही मैं समझ रहा हूँ, नहीं बताइए। सही है, चित्रों में भाव के पूर्ण अभाव नहीं है। पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता नहीं है? चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव नहीं है। पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता नहीं है? चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव कह रहा नहीं है, जबकि पूर्ण अभाव है। अगर पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता है अगर पूछता, तो ये अगर इसको भी विशेषता में लाते तो चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव है, पूर्ण अभाव नहीं था। पूर्ण अभाव था, कारण नहीं है। चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव नहीं था। ठीक, चित्रों में भाव पूर्ण अभाव, ठीक, विशेषता नहीं है। चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव विशेषता नहीं है। पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता नहीं? चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव नहीं है। ठीक, किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन सी चित्रित है? कौन चित्रित है? किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित है? बनी ठनी चित्रित हैं। कौन चित्रित है? बनी ठनी चित्रित हैं। किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में कौन चित्रित हैं? रट्टा मारिए। 58 पे आप लोग। बनी ठनी चित्रित हैं। 59 नंबर पाइए। जयपुर के चित्र किस शैली में हैं? जयपुर के चित्र कछवाहा शैली में हैं। जयपुर के चित्र किस शैली में? कछवाहा शैली में है। जयपुर के चित्र किस शैली में है? कछवाहा शैली में है। जयपुर के चित्र किस शैली में है? कछवाहा शैली में है। जयपुर के चित्र किस शैली में है? जयपुर के चित्र किस शैली में है? कछवाहा शैली में है। आगे चलिए। 60 पाइए। राग सही, हाँ चलिए। राग रागनी के चित्र किस शैली में अधिक से बने हैं? राग रागनी के चित्र किस शैली में अधिकता से बने हैं? 60 पाइए। राजस्थानी शैली में अधिकता से बने हैं। राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकता से बने हैं? राजस्थानी शैली में अधिकता से बने हैं। राग रागनी का चित्र किस शैली में अधिक बना है? राजस्थानी शैली में अधिक बना है। राग रागनी चित्र किस शैली में अधिक बना है? राजस्थानी शैली में अधिक बना है। राग रागनी का चित्र किस शैली में अधिक बना है? राजस्थानी शैली में अधिक बना है। राग रागनी का चित्र किस शैली में अधिक बना है? राजस्थानी शैली में अधिक बना है। राग रागनी का चित्र किस शैली में बना है? अधिक, राजस्थानी शैली में अधिक बना है। 61। वयन पोत का संबंध किससे है? वयन पोत का संबंध किससे है? 61 पाइए।
वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है। वयन या पोत का संबंध किससे है? वयन या पोत का संबंध किससे है? वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से है। वयन पोत का संबंध किससे है? वस्तुओं की बाहरी त्वचा से है। वयन पोत का संबंध किससे है? वस्तुओं की बाहरी त्वचा से है। 62 पाइए 62। चित्र में स्थित लाघव क्या होता है? मोटाई होती है। चित्र में स्थित लाघव मोटाई होती है। चित्र में स्थित लाघव क्या होता है? मोटाई होती है। चित्र में स्थित लाघव क्या होता है? मोटाई होती है। 63 पाइए। एक चित्र में कितने भूमि होती है, कितने ग्राउंड होते हैं? एक चित्र में कितने भूमि या ग्राउंड होते हैं? एक चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 63 पाइए। एक चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 1 मिनट। 2 होते हैं। हो कितने सकते हैं? 3 हो सकते हैं। राइट। 63 कि आप लोगों को कोई और राय है? बताइए। लंबाई चौड़ाई ही होता है। एक चित्र में कितनी भूमि या ग्राउंड होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आयाम, ग्राउंड मतलब आयाम। एक चित्र में कितने आयाम लंबाई चौड़ाई होते हैं? एक चित्र में कितनी भूमि होती है? 2। कितने ग्राउंड होते हैं? 2। कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते, छाया प्रकाश के माध्यम से। चौसठ। फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग करते हैं? शुष्क भित्ति का। सेको माने सूखी। फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? शुष्क भित्ति का प्रयोग करते हैं। फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? शुष्क भित्ति का प्रयोग करते हैं। फ्रेस्को सिस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? शुष्क भित्ति का प्रयोग करते हैं। 65 पाइए। लय का संबंध किससे है? लय का संबंध गति क्रम से है। लय का संबंध किससे है? लय का संबंध गति क्रम से है। लय का संबंध किससे है? लय का संबंध गति क्रम से है। लय का संबंध किससे है? लय का संबंध गति क्रम से है। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता? 66 माइए। पिस्टल में नहीं होता। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता? पिस्टल में नहीं होता। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता? पिस्टल में नहीं होता। संवाहक का प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता? संवाहक का प्रयोग पिस्टल में नहीं होता। 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 याद क्यों नहीं होगा यार? एक एक क्वेश्चन रट्टा मारो। अगर 1 टाइम पासवर्ड लेना है, मतलब 1 टाइम में छक्का 6 है। इनमें से कौन सा रंग मुख्य है? नीला। इनमें से कौन सा रंग मुख्य है? नीला। लाल पीला नीला, ये तो है प्राथमिक रंग, मुख्य प्राइमरी। ठीक, आगे चलें। 68। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? रूवेदा प्रमाण। यही तो है। अगो आप ही लोग बोलो यार, सब हम ही बोल देंगे तो आप क्या बोलेंगे? अंतराल नहीं है, षडंग में नहीं है। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? अंतराल नहीं है, प्रमाण है, लामड़ है, रूप भेद है। ठीक। 69 पाइए। आदर्श मनुष्य आकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? 69 पाइए। 9 ताल। कितना? 9 ताल। कितना? 9 ताल। आदर्श मनुष्य आकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? 9 ताल।
आदर्श मनुष्य आकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है? 9 ताल। 69 पाइए फटाफट। 69 9 ताल। 70। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? आखेट के मिले हैं। ये तो याद है ना मित्रों। आगे बढ़ें। चलिए, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता। नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी? मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी? मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी में कौन सी सभ्यता पनपी? मिस्र की सभ्यता। आगे चलें। जो सरल, थोड़ा आगे हम भी जो है थक जाते हैं यार, 2-4 क्वेश्चन जो सरल है उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। 73 पाइए। नील 73। हाँ, स्पेन की अल्टामीरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? जंगली भैंसा बाइसन का दिखाई पड़ता है। ठीक, सबको पता है। 74 पाइए। 1959 ईस्वी में भीमबेटका की गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? B.S. वाकड़कर ने की। 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? B.S. वाकड़कर ने। कब की? 1958 में। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? B.S. वाकड़कर। 1958 ईस्वी में। भीमबेटका गुफा चित्रों की सर्वप्रथम किसने खोजा? B.S. वाकड़कर ने खोजा। कब खोजा? 1958 ईस्वी में। 75 एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा सबको पता है महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा बराबर महाराष्ट्र। एलोरा की गुफा बराबर महाराष्ट्र। एलोरा की गुफा बराबर महाराष्ट्र। जोगी महाराज के चित्र बने हैं। फिर आया उस दिन देखिए कंफ्यूजन, यही प्रश्न हम आपसे शेयर भी किए थे। 76 जोगी महाराज के चित्र बने हैं। आंसर होता है सही छत पर, लेकिन जो सही होना चाहिए वो सफेद पृष्ठभूमि पर। जोगी महाराज अगर आप लोग प्राकृतिक गुफा मानते हैं तो छत कहाँ से होगा? ठीक, और नीचे से अंदर से काट के बनाएगा, ऊपर छत थोड़ी होगा। सफेद पृष्ठभूमि पर चित्रकारी की गई है, लेकिन छत पर आप लोग लगाइए या स्वविवेक का निर्णय ले लीजिए, जान जो जैसे आप लोग पढ़े हों। ठीक। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को है। 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 अगर यही पूछ लेता अजंता चित्रकला किसका उदाहरण है, तो म्यूरल हो जाता। अजंता चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल का है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को 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 है। अजंता चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल का। अजंता चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल का। अजंता चित्रकला किसका उदाहरण है? म्यूरल का। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन सारा दूर। 78 पे आइए। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित हैं? 78 बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, बौद्ध मत पर आधारित हैं। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित हैं? बौद्ध मत पर। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित हैं? बौद्ध मत पर। आगे चलें। 78 कितना? 78 पाइए फटाफट। 78 पाइए। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है बौद्ध मतों पर। किस पर? पाल युगीन
पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित है? बौद्ध मत पर। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र किस पर आधारित है? बौद्ध मत पर। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित है? बौद्ध मत पर। किस पर? पालयुगीन चित्र बराबर बौद्ध मत। पालयुगीन चित्र बराबर बौद्ध मत। 79 पाइए। जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। कल्पसूत्र। कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन अपभ्रंश चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत क्या है? कल्पसूत्र है। जैन अपभ्रंश चित्रकला का स्रोत क्या है? कल्पसूत्र है। जैन अपभ्रंश चित्रकला का स्रोत बराबर कल्पसूत्र। जैन अपभ्रंश चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बराबर कल्पसूत्र। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? बताइए। 80 पाइए। कोटा शैली को। राजा उमेश सिंह किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को। किसको? कोटा शैली को। किसको? कोटा शैली को। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? कोटा शैली को। राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली। राजा उमेश सिंह बराबर कोटा शैली। राजा उम्मेद सिंह बराबर कोटा शैली। और राव उम्मेद सिंह होता क्या? राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह। तब क्या आंसर होता? जरूर कमेंट करिए, चाहे किसी बुक से आप सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए जरूर। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी का नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी बराबर राजपूत शैली। राजस्थानी पहाड़ी शैली बराबर राजपूत शैली। राजस्थानी पहाड़ी शैली बराबर राजपूत शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका मिश्रित नाम है? राजपूत शैली किसका मिश्रित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी शैली का मिश्रित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली राजस्थानी पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। मित्रों, इतना खींच के पढ़ाता हूँ, इतना प्रेशर देके कि जिससे आप लोग कनेक्ट रहें। नहीं तो हम भी नॉर्मली म्यू म्यू करके पढ़ाते हैं, क्या मजा आता है? हमको खुद नहीं मजा आता यार पढ़ाने में। लेकिन थोड़ा सा ये देखते हैं, आप लोग देखते हैं, कमेंट नहीं लिखते। अगर 2-4 कमेंट लिख दीजिए तो मेरा भी जो है ना, मतलब एक व्यक्ति अगर 2 कमेंट लिख दे तो दिल बाग बाग हो जाता है ना, जैसे होता है अंदर से मन प्रफुल्ल हो जाता है। जैसे कोई आपकी प्रशंसा कर दे, कोई आप कपड़ा पहने कह रहे यार गजब मैचिंग आज आपने पहना है। कोई लड़की है, बहन है, अगर उसको कोई कह दे, उसकी सहेली, अरे यार आपका तो बहुत अच्छा सूट है, उस पर चुन्नी जो आप डाली हो बहुत अच्छा है। देखिए कितना अंदर से मन प्रसन्न हो जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अगर 2 कमेंट 4 कमेंट, एक व्यक्ति अगर 2-2 4-4 कमेंट लिख दे तो हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि देखते हैं और कोशिश करता जवाब भी दूं समय जब रहता है। तो अगली क्लास की तैयारी जोर शोर से करते रहते हैं। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अभी तो आप, हाँ एक चीज और, मैं PYQ TGT का PYQ सुन लीजिए। अभी आप लोग TGT का PYQ मैं हल कराऊंगा। किसका? TGT का। TGT का क्या कराएंगे? PYQ हल कराएंगे। क्या कराएंगे? TGT का PYQ। यही स्थापत्य कला, मूर्ति कला पूरा हो जाने के बाद उसी का स्थान पे उसको हम चला देंगे। और TGT का PYQ आज तक ऐसा कोई सॉल्व नहीं कराया होगा, देख लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, जो लोग वीडियो देखे हैं इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। TGT का PYQ मैं ऐसा सॉल्व कराऊंगा कि आज तक यूट्यूब में कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा। और क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं, 30 से 35 प्रश्न, 25 प्रश्न। हमारा अनुमान है 50 से 60 प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। कब? जब मेरे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तब। कैसे? 50 से 60 प्रश्न वहीं से आएंगे। और खुदा ना खास्ता 70-80% भी आ सकता है मेरे तरीके से, क्योंकि मैं वह कंटेंट उसमें ऐड करूंगा वहीं से, इसी चारों ऑप्शन से।
पूरा निचोड़ ऐसा ही आपको याद कराऊंगा, हल नहीं कराऊंगा। हल तो आप लोगों के पास 100 रुपए 200 रुपए की बुक आती है ना, अलग अलग राइटर के अलग अलग रेट में, आप लेके पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। लेकिन हम जो बताएंगे आप लोगों को ऐसा बताएंगे कि एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न आपको याद कराएंगे। एक जैसे मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे, हाँ, अब बनाए जाते थे मुगल शैली में, मुगल शैली से और मुगल शैली रंग से क्या प्रश्न आएगा उसको हम बताएंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? अब मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे, ये तो आ गया, हो सकता है ना ही पूछे, लेकिन रंग से अगर उसको पूछना है तो पूछेगा मेरे ही टॉपिक से जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आइए आगे देखें। खनिज से, मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे खनिज से, मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे खनिज से, मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे खनिज से, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? खनिज से। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखिए, ठीक। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। जो सरल है उसको हम एक ही बार कर रहे हैं, ठीक। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर था। मुझसे होगा ही नहीं यार, एक बार में आगे बढ़ जाऊं। जब तक मुझे नहीं संतुष्टि मिल जाती तब तक मैं रिपीट करता हूँ, जब तक ये ना एहसास हो जाए कि नहीं आपको याद हो गया होगा। महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षण थे? महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? बताइए, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? बताइए, महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? बात समझिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूं, पहले प्रश्न समझिए। पहाड़ी शैली के, पहाड़ी शैली के, पहाड़ी शैली। महाराजा संसार चंद बराबर पहाड़ी शैली, महाराजा संसार चंद बराबर पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में कौन सी शैली थी जिसका इन्होंने संरक्षण दिया था? कमेंट करिए। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध था पटना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में कौन सा प्रसिद्ध था? पटना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में कौन सा प्रसिद्ध था? पटना। कौन सा प्रसिद्ध था? पटना। कौन सा प्रसिद्ध था? पटना। आगे चलिए। छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातली अलंकरण के मणिकुट्टिमकार का किस शैली की विशेषता है? मणिकुट्टिमकार, छोटे रंगीन कांच के टुकड़ा मणिकुट्टिमकार किस शैली की विशेषता है? 86 बाइजेंटाइन की विशेषता है। किसकी? बाइजेंटाइन की विशेषता है। किसकी? बाइजेंटाइन की। छोटे रंगीन कांच का टुकड़ा मणिकुट्टिम किस शैली की विशेषता है? बाइजेंटाइन शैली की विशेषता है। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ा मणिकुट्टिम शैली किसकी विशेषता है? बाइजेंटाइन की। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ा मणिकुट्टिम किस शैली की विशेषता है? बाइजेंटाइन की। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ा मणिकुट्टिम शैली किसकी विशेषता है? बाइजेंटाइन की। आगे चलें। किसने 1849 ईस्वी में लोरेंजो तथा इसाबेला चित्र बनाया जिसकी बहुत प्रशंसा हुई? 87 पाइए, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। जॉन यूरेट है, यूरेट्टा पढ़ो। जॉन यूरेट्टा मिलेस, जॉन यूरेट्टा मिलेस। किसने 1949 में लोरेंजो तथा इसाबेला का चित्र बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो तथा इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो तथा इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टा मिलेस ने। लोरेंजो इसाबेला का चित्र किसने बनाया? जॉन यूरेट्टो मिलेस ने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला वह कौन सी कला थी? 88, वह नवशास्त्रीवाद थी। वह कौन सी थी मित्रों? नवशास्त्रीवाद। फिर से समझिए, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला
वह कौन सी है? नवशास्त्रीयवाद कला है। कौन सी कला है? नवशास्त्रीयवाद कला है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला, वह कौन सी कला है? नवशास्त्रीयतावाद है। नवशास्त्रीयतावाद है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला, वह कौन सा है? नवशास्त्रीयतावाद है। कौन सा है? नवशास्त्रीयतावाद है। 89 पाइए। हॉलैंड के किस चित्रकार ने रात्रि के पहरी कृत चित्रित की? रात्रि का पहरी चित्र किसका है? 89 पाइए। रेम्ब्रा का है। रात्रि के पहरी का चित्र किसका है? रेम्ब्रा का है। रात्रि के प्रहरी का चित्र किसका है? रेम्ब्रा का है। रात्रि का प्रहरी चित्र बराबर रेम्ब्रा। रात्रि का प्रहरी चित्र बराबर रेम्ब्रा। रात्रि का प्रहरी चित्र बराबर रेम्ब्रा। रेम्ब्रा कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी था। रेम्ब्रा कहाँ से था? हॉलैंड से था। रेम्ब्रा कहाँ का था? हॉलैंड का था। चले, कैसे नहीं याद होगा यार। हाँ? आज सबको शांत कराया हूँ, आगे पीछे वाले को कि आज जो भी बोलेगा उसको लठिया देंगे, नहीं तो लोग बहुत मजा लेते थे ना। 90 पाइए। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? रूबेंस हैं। बरोक शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? रूबेंस हैं। बरोक शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? रूबेंस है। बरोक चित्र शैली का प्रमुख कलाकार कौन है? रूबेंस है। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? पीटर पाल रूबेंस हैं। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? पीटर पाल रूबेंस हैं। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? पीटर पाल रूबेंस हैं। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र बताइए। 91 पे आ जाइए। द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द टेम्पेस्ट है। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियान द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट। आगे चलें। वीनस का जन्म किसका है? वीनस का जन्म किसका है? वीनस का जन्म किसका है? बोत्तिचेल्ली का है। वीनस का जन्म किसका है? बोत्तिचेल्ली का है। अब इतना लंबा पढ़ने से क्या मतलब है? देखो, वीनस का जन्म शीर्षक चित्र जिसके माध्यम में कोमलांगी कामनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र से प्रकट होते हुए दिखाया गया का चित्रकार कौन? लास्ट में क्या पूछ रहा है? वीनस का चित्रकार कौन है? वीनस का चित्रकार बोत्तिचेल्ली है। वीनस का चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली है। वीनस का चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली है। वीनस का चित्रकार कौन है? बोत्तिचेल्ली है। 93 पाइए। फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? माइकल एंजेलो से पहले सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? 93 पाइए। कौन था? डोनातेल्लो था। कौन था? डोनातेल्लो था। माइकल एंजेलो से पहले सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? डोनातेल्लो था। माइकल एंजेलो से पहले 15वीं सदी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? डोनातेल्लो था। माइकल एंजेलो से पहले सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? डोनातेल्लो था। डोनातेल्लो कहाँ का था? फ्लोरेंस का था। डोनातेल्लो कहाँ से था? फ्लोरेंस का था। डोनातेल्लो कौन था? महान शिल्पी था। डोनातेल्लो मूर्तिकार था। समझ में आ रहा हो तो मित्रों, आप लोग, निवेदन यही है कि जरा शेयर करिए। आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी कंजूसी करते हैं। अरे गुरु दक्षिणा जो है दिया जाता है, यहाँ तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। कमेंट और लाइक ही गुरु दक्षिणा समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाती कि आप क्लास में हैं। आपने पढ़ा, साइन नहीं किया, उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट में नहीं लिखा,
तो हमको भी लगता है पता नहीं कि कितने लोग देखे। जो कमेंट लिख देता है, लग जाता है वो पूरा वीडियो देख रहा है और खुशी मिलती है कि मेरा पढ़ाया गया अब सार्थक हो रहा है। और आज अगर इसमें जितने लोग देख रहे हैं, होता ना व्यूज़ में आ जाता है क्लियर। अगर उसमें से 50 लोग कमेंट नहीं पास किए, तो मानकर चलिए जैसे स्क्रॉल बोर्ड पे सब पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाएँगे, देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। ठीक? चूँकि इतने दिन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया सब लोग कमेंट करिए, सब लोग शेयर न मन हो तो न करो, लेकिन कमेंट तो लिखो। हम भी आज जो है यही क्लास जो है आप लोग खींच के पढ़ा रहे हैं। बाकी हम भी जो है वही कर देंगे, क्या करेंगे भाई, जब आप लोगों का सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है तो लोग कमेंट करने में कंजूसी हैं। 94 पाइए। लियोनार्डो दा विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा था? मोनालिसा था। लियोनार्डो विंची बराबर मोनालिसा, लियोनार्डो विंची बराबर मोनालिसा, लियोनार्डो विंची बराबर मोनालिसा, लियोनार्डो विंची बराबर मोनालिसा। मेरा नाम जोकर फिल्म किसकी है? राज कपूर की है। मेरा नाम जोकर फिल्म किसकी है? राज कपूर की है। मेरा नाम जोकर फिल्म किसका है? राज कपूर का है। मेरा नाम जोकर किसका है? राज कपूर का है। मेरा नाम जोकर किसका है? राज कपूर का है। छान भी पाइए। निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर हैं, इनमें से फोटोग्राफर कौन है? अविनाश पसरीचा हैं। ये देखिए यही है, अविनाश पसरीचा यही हैं। एक फोटोग्राफर कौन है? अविनाश पसरीचा हैं। कौन है? अविनाश पसरीचा हैं। एक फोटोग्राफर इनमें से कौन है? अविनाश पसरीचा फोटोग्राफर हैं। अविनाश पसरीचा कौन है? फोटोग्राफर हैं। 97 पाइए। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? कहां से? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी है? 97 बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में, बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में, बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्धकालीन बुद्ध की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुल्तानगंज गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा कहाँ है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुल्तानगंज से गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा कांसे वाली कहाँ है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। सुल्तानगंज से गुप्तकालीन बुद्ध की कांसे वाली प्रतिमा कहाँ है? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में है। 98 सेरीग्राफी शब्द का निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? 98 पाइए। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सेरीग्राफी किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सेरीग्राफी किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सेरीग्राफी किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। सेरीग्राफी बराबर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी बराबर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी छपाई बराबर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है मित्रों, आगे चलें। सिटी स्क्वायर कांस्य प्रतिमा किसकी है? सिटी स्क्वायर कांस्य प्रतिमा किसकी है? सिटी स्क्वायर कांस्य प्रतिमा अल्बर्तो जोकोमोत्ती का है। सिटी स्क्वायर कांस्य प्रतिमा अल्बर्तो जोकोमोत्ती का है। सिटी स्क्वायर कांस्य प्रतिमा अल्बर्टो जोकोमोत्ती का है। सिटी स्क्वायर बराबर अल्बर्तो जोकोमोत्ती, सिटी स्क्वायर बराबर अल्बर्तो जोकोमोत्ती, सिटी स्क्वायर बराबर अल्बर्तो जोकोमोट्टी। 100 शाहजहां का गुजरना, पासी आप शाहजहां किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। शाहजहां का गुजरना किसकी पेंटिंग है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। शाहजहां गुजरना किसकी पेंटिंग है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है।
कुतुब परिसर मेहरौली दिल्ली में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक क्या है? 101 पाइए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब परिसर मेहरौली दिल्ली में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब परिसर मेहरौली दिल्ली में स्थित कहाँ से आने लगा? दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक कौन सा है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक। आगे चले मित्रों। 102 पाइए। रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण देवीदास चितेरे ने किया था। इसका संबंध कहाँ से है? 102 पाइए। इसका संबंध बसोली शैली से है। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किया था। इसका संबंध किस शैली से? बसोली शैली से। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण किसने किया? देवीदास ने। रसमंजरी का चित्रण किसने किया? देवीदास ने। किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। रसमंजरी का चित्रण देवीदास ने किस शैली में किया? बसोली शैली में। मातृ देवी मदर गॉडेस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? 103 पाइए। मोहनजोदड़ो से, सबको पता है। मातृ देवी मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो। आगे चलें। कान के पर पट्टी बंधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया? कनकटवा कौन था? 104 पाइए। वानगाग था। वानगाग क्या था? कनकटवा था। कान पर पट्टी बंधे, कान पर पट्टी बंधे स्वयं का सभी चित्र किसने चित्रित किया? वानगाग, कनकटवा। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। 105। वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण है। 106 पाइए। आर्यस बिष्ट कौन थे? आर्यस बिष्ट कौन थे? 106 पे। आर्यस बिष्ट प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे। आर्यस बिष्ट कौन थे? आर्यस बिष्ट कौन थे? आर्यस बिष्ट प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे। आगे चलें। लतिका कट का संबंध किससे है? लतिका कट का संबंध किससे है? लतिका कट का संबंध किससे है? 107 पे आइए। लतिका कट का संबंध मूर्तिकला से है। लतिका कट का संबंध मूर्तिकला से है। लतिका कट का संबंध मूर्तिकला से है। 108 पाइए। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने। किसने बनाया? नेकचंद सैनी ने। रॉक गार्डन बराबर नेकचंद सैनी। चंडीगढ़ रॉक गार्डन बराबर नेकचंद सैनी। चंडीगढ़ रॉक गार्डन बराबर नेकचंद सैनी। एक्रेलिक रंग का क्या गुण है? एक्रेलिक रंग का क्या गुण है? 109 पाइए। जल्दी से सूखना। एक्रेलिक रंग का गुण क्या है मित्रों? जल्दी से सूख जाता है। एक्रेलिक रंग क्या है? जल्दी से सूख जाता है। एक्रेलिक रंग क्या है? जल्दी से सूख जाता है। एक्रेलिक रंग क्या है? जल्दी से सूख जाता है। 110 पाइए। अजंता गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है? 110 पाइए। 110 110 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी शायद मित्रों 500 ईसा पूर्व से 668 है, 658 है, ऐसे है कुछ है, ईसा पूर्व है। अगर ऐसे पूछ ले, टाइम दे दिया ना, तो 500 से 668 के आसपास है। 500 कन्फर्म हो, 668 65 जो भी हो। अजंता की तो अभी देखिए 500 ईसा वर्ष जोड़ेंगे तो छठवीं शताब्दी हो जाएगा। 600 के बाद अगर देखेंगे तो 7वीं शताब्दी माना जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है 7वीं शताब्दी, आंसर हो जाएगा। ठीक। अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है? 7वीं शताब्दी है। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है?
फोटो की कतरन से बना चित्र मोन्टाज कहलाता है कि कोलाज कहलाता है? फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? देखिए, राकेश गोस्वामी वाले में कोलाज कहते हैं फिलहाल। अरे नहीं, राकेश गोस्वामी में इन्होंने दिया है कोलाज। क्या दिया है? कोलाज, जबकि ये गलत है। जो आंसर मानते हैं वो मोन्टाज हो जाएगा। फोटो की कतरन से बना चित्र मोन्टाज होगा। ठीक, फोटो की कतरन से बना चित्र मोन्टाज है। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या है? मोन्टाज है। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या होता है? मोन्टाज होता है। ठीक, 112, भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कांच चित्रकारी के लिए भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? 112 पाइए। तंजौर। कौन सा था? तंजौर। भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर। भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। तंजौर। भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर है। 113 चलें। रेखावली पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखावली पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखावली पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखावली पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। भिक्षुक बुद्ध नामक भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? भिक्षुक बुद्ध 114 पाइए। गुफा संख्या 17 है। भिक्षुक बुद्ध गुफा संख्या 17 है। भिक्षुक बुद्ध गुफा संख्या 17। 115, गेरुए रंग से अंकित आहत सुअर कहाँ से प्राप्त हुआ? 115 पाइए। गेरुए रंग से अंकित आहत सुअर कहाँ से प्राप्त हुआ? 115 नंबर पाइए। मिर्जापुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से। गेरुए रंग से आहत सुअर नवपाषाण युग का सुअर चित्र कहाँ से मिला? मिर्जापुर से। गेरुए रंग से अंकित आहत सुअर कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से। गेरुए रंग से अंकित आहत सुअर कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से। गेरुए रंग से अंकित आहत सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। 117, आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है। 117 पाइए। कई बार प्रश्न आया है, कई जगह है। आज का भारत चित्रकार उन्मुख है अमूर्त शैली की ओर। अमूर्त शैली की ओर। ठीक, डॉक्टर गाँव कहते हैं ये डॉक्टर तो है, मुंह से भी निकल रहा डॉक्टर। डॉक्टर जगदीश गुप्त किसके विशेषज्ञ थे? प्रागैतिहासिक कला के। डॉक्टर जगदीश गुप्त किसके विशेषज्ञ थे? किसके विशेषज्ञ थे? प्रागैतिहासिक कला के। डॉक्टर जगदीश गुप्त किसके विशेषज्ञ थे? प्रागैतिहासिक कला के। आगे चलें। उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? शुंगकालीन उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में। शुंगकालीन उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में है। शुंगकालीन उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। शुंगकालीन उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में है। शुंगकालीन उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में है। शुंगकालीन उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में है। शुंगकालीन उदयगिरी व खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर में है। आगे चलें। अजंता की प्राचीन चैत्य गुफा कौन सी है? अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा। अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा। 120 पे आइए। 10वीं गुफा 120 पे।
10वीं गुफा। अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा है। अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? 10वीं गुफा है। आगे चलें। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग अजंता को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग अजंता को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग बराबर अजंता। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग बराबर अजंता। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग बराबर अजंता। ऑप्शन के हिसाब से होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? बेसर शैली है। होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? बेसर शैली है। होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? बेसर शैली है। होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? बेसर शैली है। होयसल मंदिर की शैली बराबर बेसर शैली। होयसल मंदिर की शैली बराबर बेसर शैली। 123 पाइए। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तीसरी। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तीसरी। 123 पे। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तीसरी। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तीसरी। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक राय कृष्णदास थे। इसके प्रथम एवं आजीवन सभापति अध्यक्ष कौन रहे? 124 पाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर साहब थे। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक कौन था? रायकृष्ण दास थे। इसके प्रथम और आजीवन सभापति अध्यक्ष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक रायकृष्ण दास थे। इसके प्रथम और आजीवन सभापति कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। मित्रों, राकेश गोस्वामी प्रैक्टिस सेट बुक नंबर प्रैक्टिस बुक संख्या ये 3 है। कितना है? 3 है। प्रैक्टिस भाग बुक या प्रैक्टिस बुक जो है इनका तीसरा है। कौन सा है? भाग इनका तीसरा है। प्रैक्टिस जो है बुक जो है इनका भाग तीसरा है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। आज पहला सेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक मित्रों, कौन सा सेट है? आज पहला सेट। तो आप लोगों का बड़ा सहयोग मिलता है जब कमेंट आ जाता है। होता है नहीं, जैसे 56 इंच का सीना चौड़ा हो जाता है, वही हाल है। अच्छा लगे मित्रों जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कर्मी रहे कौन? प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कर्मी कौन था? यह आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्या? यह आप लोगों के लिए समझ लीजिए लास्ट में एक टेस्ट हो गया। 124 हमने पढ़ाया, एक आप हमको बताइए। 124 तो हमने आपको बताया ना, तो एक क्वेश्चन जरूर आप लोग इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक, अगर ना आ रहा हो तो कहीं से सर्च कर लीजिए, बुक ले लीजिए। हाँ, लेकिन जरूर करिए मित्रों। लास्ट में मैं ये कहूँगा, आप लोग मेरे साथ दोहराइए। हाँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। मित्रों धन्यवाद। आप लोगों बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आभारी रहेंगे। धन्यवाद।